हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने हमारे मनी चैप्टर को कंप्लीट किया था, एक वीडियो में बहुत अच्छे से हमने उसे कवर किया था। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बैंकिंग। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बैंकिंग। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है, समझना है कि बैंक आखिर कौन है, क्या है, कहाँ से आई है और क्या करती है। तो देखो बच्चों, एक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी बॉडी है जिसको सरकार द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? हम लोगों की हेल्प करने के लिए, जो आम जनता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए। अब हेल्प किस तरीके की? कि अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो बैंक आपको प्रोवाइड करा देती है। आप बैंक में जाइए और बैंक से बोलिए कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपको एक लोन प्रोवाइड कराएगी। बैंक के पास हम हमारा डिपॉजिट भी करते हैं, क्योंकि एक वो ट्रस्टवर्दी बॉडी भी है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम हमारा पैसा इतनी मेहनत से जो हम कमाते हैं उसको हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो वो सेफ है, और बदले में बैंक हमें उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करती है। तो एक्चुअली ये बैंक है क्या? तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराता है नंबर ऑफ फैसिलिटीज लाइक डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स, लॉकर फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, ये बहुत सारी फैसिलिटीज बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब क्यों प्रोवाइड कराता है? आखिर बैंक को मिलता क्या है? तो बैंक का एक मेन है, एम है। देखो, हर किसी का एक एम होता है, तो बैंक का भी एक छोटा सा एम है। क्या है? टू मेक प्रॉफिट्स। बैंक भी छोटा मोटा प्रॉफिट्स अर्न करती है। एक्चुअली वो छोटा मोटा नहीं होता है। हाँ, तो बैंक का भी एम क्या है इन सबके पीछे? कि टू मेक प्रॉफिट्स, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर कौन सी बैंक है जो पब्लिक से डायरेक्टली डील कर रही है। देखिए, आप डेली बेसिस पे अपने बैंक्स में जाते हो, अगर हो सके तो हो सकता है आप अपने फादर के साथ या फैमिली के किसी मेंबर के साथ बैंक में गए हो, या कोई ट्रांजैक्शन की हो, या चेक वगैरह आप जानते हो। तो ये आखिर कौन सी बैंक है जो पब्लिक से डील कर रही है, जो हम लोगों से डील कर रही है, और जो हमारे नेबरहुड में ही है, हमारे आसपास, हमारे कॉलोनीज में है। तो बच्चों, वो बैंक है कॉमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक है? कॉमर्शियल बैंक, जो डायरेक्टली हम लोगों से डील करती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, जो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है रिगार्डिंग द मॉनेटरी टर्म्स। जो भी मॉनेटरी टर्म्स है इन रुपीज की टर्म्स में, वो सारा का सारा मनी से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा का सारा हमारी बैंक जो है हेल्प करती है। ठीक है, हमारे आसपास, हमारे नेबरहुड में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हम कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे इतने इजीली कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द बैंक ओनली। और वो भी कौन सी बैंक? एक कॉमर्शियल बैंक, जो पब्लिक से बहुत अच्छे से डील करती है, एक फ्रेंडली रिलेशन की तरह वो हमसे डील करती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा है इस डेफिनेशन में, कि ये एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच क्या करती है? परफॉर्म करती है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अब देखिए, मैंने एक 50,000 का डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो अब मैं किसको ऊपर ट्रस्ट करूं? एक ऐसी ट्रस्टवर्दी बॉडी भी तो होनी चाहिए, एक ऐसी ट्रस्टवर्दी लोग होने चाहिए जिसको मैं ट्रस्ट करके भाई अपना पैसा रख सकूं। ठीक है भाई, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो हम ऐसी वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो ये क्या करती है? एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, एक ट्रस्टवर्दी बॉडी है कि जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं जाके निकाल भी सकती हूँ, विड्रॉ भी कर सकती हूँ। ठीक है, और ग्रांटिंग लोन्स, हमें लोन्स भी मिल जाते हैं। अगर मुझे जरूरत है सपोज 50 लाख की, तो मैं अपनी बैंक्स में जाऊंगी, बैंक से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे लोन की नीड है या इतने रुपए की नीड है, तो बैंक मुझे लोन भी प्रोवाइड करा दी ऑन अगेंस्ट ऑफ सम कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि अब देखो, बैंक अपनी पॉकेट से तो नहीं देगी, तो बैंक, अभी ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी कि, और इसमें समझाऊंगी, बस अभी इतना समझिए कि बैंक अगर हमें लोन प्रोवाइड करा रही है तो उसके बदले एक सिक्योरिटी ले रही है। ठीक है, तो ये एडवांसिंग लोन और मेकिंग इन्वेस्टमेंट भी करती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उसके पीछे उनका एम क्या होता है? कुछ प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो देखो, कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी हो, फ्री में तो काम नहीं करेगी ना, तो अब उनका भी एम क्या है? टू मेक प्रॉफिट्स। तो बस यही है। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे हमने मनी में फंक्शंस पढ़े थे, प्राइमरी और सेकेंडरी,
ऐसे ही हम बैंक में पढ़ने वाले हैं, बैंक में भी कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी अभी मैंने नहीं लिखे हैं, पहले मैं सारे प्राइमरी आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन हम सेकेंडरी की तरफ मूव ऑन करेंगे, राइट। तो प्राइमरी फंक्शंस मेन फंक्शंस है जो बैंक करती है, सेकेंडरी भी फंक्शंस है जो बैंक प्रोवाइड कराती है हमें। पहले हम प्राइमरी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो आएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि ये हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। इसमें पहला आएगा करंट अकाउंट डिपॉजिट। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके के अकाउंट पाए जाते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली ये वो अकाउंट है जिसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। इसको कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल बंदा इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है। ये वो अकाउंट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सो मेनी होते हैं और कोई लिमिट भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो इसको कौन होल्ड करता है? सारे के सारे बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो इनसे इस अकाउंट से अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को करते हैं डे टू डे बेसिस पे, चाहे लेन पेमेंट हो या रिसीवेबल हो, राइट। सेकंड क्या आता है? एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो हम एफडीज कराते हैं 1 साल की। 1 साल को टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं, है ना। 5 साल की, जिनका एक लमसम फिक्स्ड अमाउंट होता है, और सॉरी फिक्स्ड अमाउंट कह रही हूँ, फिक्स्ड टाइम होता है कि आपने आज कराई, अब 5 साल के लिए हमने करा दी, 5 इयर्स का उसका टेन्योर हो गया, तो वो 5 ईयर के लिए फिक्स्ड हो गई और उस पर कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स में ये दोनों आ जाते हैं, करंट और एफडी या टर्म डिपॉजिट, ये दोनों फंक्शन कैरी करता है, समझ में आया। और जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, उसकी कुछ लिमिट होती है कि आपको इतना अमाउंट, यानी कि इतना अमाउंट जो है मेंटेन करके चलना है, आपको उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। और वो हर किसी एक बंदे का होता है, आपके फैमिली में भी काफी लोगों का होगा सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या है, एफडी डिपॉजिट्स क्या है और सेविंग डिपॉजिट्स क्या है, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस बन जाता है करंट अकाउंट डिपॉजिट में और एफडीज में, वो आप मेरे साथ यहाँ छोटे से रूप में समझ सकते हैं, करंट अकाउंट और एफडी। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये बन जाता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस सो मेनी है, नो लिमिट टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट में 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं, पहला जब हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, दूसरा जब वो उसका ड्यू डेट आएगी, यानी कि उसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका होगा तब, ठीक है। करंट अकाउंट में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो हो गई। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या है? करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? करंट अकाउंट में चेक फैसिलिटी होती है, क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजैक्शन करेंगे तो चेक फैसिलिटी, इसमें चेक फैसिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये इसमें 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, पहला जब हमने स्टार्ट किया और देन लास्ट ड्यू डेट पे, तो जब ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है तो इसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है। और इंटरेस्ट, इसमें नो इंटरेस्ट है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलती, और इसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये छोटा सा डिफरेंस बन जाता है करंट अकाउंट में और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है, इसमें 2 रहते हैं। इसमें चेक फैसिलिटी होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता और इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आई होप आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? एडवांसिंग ऑफ लोन। देखिए ये मेन फंक्शन क्यों? क्योंकि ये तो बैंक का हर रोज का काम है करने का, ठीक है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन में पहला आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप बैंक के पास गए, आपने लोन लिया और आपने कुछ करंट असेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखा। आप करंट असेट्स में आपके शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कैश क्रेडिट है। अब इसमें कैश क्रेडिट में क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 50 लाख का आप लोगों ने लोन लिया, तो वो 50 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। अब आपने विड्रॉ किया है 10 लाख, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ना वो आपको 10 लाख पे करनी होगी। एज रेस्ट जो 40 लाख है उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो डेट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, जितना मैंने कैश क्रेडिट लिया उतना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उतने अमाउंट पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो 50 लाख का अगर मेरा लोन था, 10 लाख मैंने विड्रॉ किए हैं, तो मुझे 10 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, 40 लाख पे नहीं देना होगा, राइट। तो डेट इज कैश क्रेडिट, और ये करंट असेट्स को एज अ सिक्योरिटी रख के दिया जाता है।
ठीक है। सेकंड आता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स में क्या होता है बच्चों, इसमें बैंक खुद डिमांड करती है लोन के लिए, ठीक है। तो और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फुल अमाउंट पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 50 लाख रुपए लिए हैं तो आपको फुल अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो ये डिमांड लोन्स है, ये पहले चलते थे, अब इतना इसका क्रेज नहीं रहा है। थर्ड है शॉर्ट टर्म लोन्स, ये बहुत क्रेज में है। शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि पर्सनल लोन्स जो लोग लेते हैं, इसमें भी क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन लिया है तो 50 लाख के पूरे एंटायर सम पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है, चाहे आप उसमें विड्रॉ कितना भी करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये पर्सनल लोन है, तो आप कोई भी लोन जब हम ले रहे हैं तो एक पेमेंट करने के लिए या कुछ अपने अब बेसिकली सेविंग के लिए तो नहीं ले रहे होंगे ना, तो कुछ ना कुछ पेमेंट करने के लिए लोन लिया जा रहा होगा, तो वो पूरा ही विड्रॉ किया जाता है और पूरे पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, राइट। तो सिर्फ कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन है जिसमें जितना हमने कैश विड्रॉ किया उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, रेस्ट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा। बाकी दोनों डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन दोनों पे एंटायर अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो भी आपके लोन का फिक्स्ड हुआ होगा, राइट। तो ये दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होती है, इसकी डीलिंग डायरेक्टली पब्लिक से होती है और इनका रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली रहता है। और प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि बैंक ना एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा अकाउंट है, मेरा करंट अकाउंट है बैंक में, और मेरा बिजनेस है, मैं उससे डीलिंग करती रहती हूँ डे बाई डे। अब सडनली क्या हुआ कि एक चेक ऐसा आया जिसका चेक अमाउंट था 1 CR का, और मेरे अकाउंट में, मेरे करंट अकाउंट में पड़े थे मान के चलो 80-90 लाख रुपए पड़े थे, चलो 90 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है, और 1 CR का चेक आया। अब बैंक क्या करेगा, देखो नॉर्मल केस में क्या होगा, 1 CR का कैश चेक लगने को आया और मेरे अकाउंट में थे 90 लाख रुपए, तो नॉर्मली क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा, इस फैसिलिटी में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट में बैंक जो है ना उसको क्लियर कर देगा, बैंक उसको बाउंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कॉज बैंक को पता है कि इनका डे टू डे ट्रांजेक्शन ऐसे लेन देन होने ही है, मतलब कुछ टाइम में या वर्किंग आवर्स में पैसा जो है वापस क्रेडिट हो ही जाएगा, तो मैं वहां से पैसे ले लूंगा। बैंक तो क्या करता है, उस टाइम पीरियड के लिए बैंक उस चेक को क्लियर कर देता है, बाउंस नहीं करता है। तो डेट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, कि जितना था उससे ओवर करके दे दिया, मतलब चेक बाउंस होने की जगह चेक क्लियर कर दिया। ये सोच के एक फेथ है, फेथ क्या है कि बैंक को पता है कि डे टू डे करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती हैं, अभी एट प्रेजेंट नहीं है, 1 घंटे बाद या वर्किंग आवर्स में कुछ ना कुछ अमाउंट आई जाएगा, तो वो बैंक वहां से रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो डेट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकंड क्या है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ बायर है और एक तरफ सेलर है, ठीक है। अब सेलर ने बायर को अपना माल बेचा, अब सेलर को कैसे फेथ हो, कैसे ट्रस्ट आए कि मैंने जो बायर को सामान दिया है उसका पैसा, उसका मनी, उसका जो भी अमाउंट है वो मेरे को ऑन टाइम देगा या मिल जाएगा या नहीं देगा, चीटिंग तो नहीं कर लेगा, या हो सकता है कुछ इंसॉल्वेंट हो जाए, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसमें जो सेलर है वो बायर से कहता है कि मुझे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो, तुम्हारी बैंक से रिलेटेड जो भी तुम्हारा बैंक का अकाउंट है उसका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे चाहिए। एक बेसिकली एक प्रोमिसरी नोट काइंड ऑफ, कि हाँ मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ या करती हूँ जो भी बायर है कि मैंने इनसे अमाउंट खरीदा है, मैंने इनसे प्रोडक्ट खरीदा है, इतने अमाउंट का है और मैं लायबल हूँ पे करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि सेलर क्या करेगा, उसकी एक ड्यू डेट होती है, जैसे मान के चलो 3 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर उस बिल का भुगतान हो जाएगा। पर सेलर क्या कर रहा है, सेलर को विश्वास नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो सेलर क्या कर रहा है, बैंक के पास जा रहा है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके कि ये ऐसे ऐसे बायर है, इसने मुझसे सामान खरीदा, तो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप मुझे इसका पेमेंट अभी कर दो। तो बैंक क्या करेगी, ड्यू डेट आने से पहले ही उस बिल का जो पेमेंट है बैंक अपनी तरफ से कर देगी।
उसकी रिगार्डिंग बदले में उससे कुछ कमीशन चार्ज करेगी और होल्डर को या जो सेलर है उसको अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। और जब ड्यू डेट आएगी उसके बैंक से जो बायर था उसके अकाउंट से वो पैसा काट लेगी, तो उसके बदले में जो कमीशन अपना चार्ज करेगी, डेट फीस वगैरह कह लो, वो एक बैंक का अर्निंग होगा। ठीक है, तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डिस्काउंटिंग क्यों है? क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही जो बायर सेलर था उसने डिस्काउंट करा लिया या उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खत्म करा लिया, पेमेंट करा लिया बेसिकली। ठीक है, अब थर्ड आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या? देखो बच्चों, बैंक ना एक एजेंट भी है हमारे लिए। एजेंट कौन होते हैं? जो हमारे लिए हम काम करते हैं, हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो अब बैंक हमारी किस किस चीज में हेल्प करता है? तो पहला आता है ट्रांसफर ऑफ फंड। बैंक हमारे फंड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करता है डे टू डे बेसिस पे। रोज कुछ ना कुछ हम फंड्स इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो वो कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। सेकंड क्या है? पेमेंट का, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स का कलेक्शन करना या पेमेंट करना, ये भी किसका काम है? बैंक का काम है। तो बैंक एक हमारे लिए एजेंट के रूप में भी वर्क कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की भी परचेज और सेल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूएसए घूमने जाना है, तो अब वहां की करेंसी आप तो नहीं डील कर सकते ना, तो वहां की करेंसी आपको कौन ला के देगा? बैंक ला के देगा। तो बस वही परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेगा। ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर्स वगैरह परचेज और सेल करता है। ये सब बैंक के फंक्शन है एजेंसी वाले, कि बैंक हमारे लिए एजेंट, एज अ एजेंट हमारे लिए क्या क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ हो गया इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। अब इनकम टैक्स कंसल्टेंसी क्या है? जैसे आपको रिगार्डिंग इनकम टैक्स जानकारी लेनी है, तो आप बैंक में जाइए और वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपने देखा भी होगा बैंक में एक हेल्प डेस्क का एक कॉर्नर होता है, आप वहां जाइए। और मतलब अगर वो भी नहीं है तो आप बैंक में जाइए, बैंक में बहुत सारे एजेंट ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे रिगार्डिंग इनकम टैक्स। तो ये एक एजेंट फंक्शन क्रिएट परफॉर्म करता है। ठीक है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। अब देखो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर में क्या है कि जैसे मान के चलो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो बैंक आपका ट्रस्टी भी बनेगा। ठीक है, और इन केस अगर किसी को सोल्ड आउट करनी है या कुछ करना है तो आपका एग्जीक्यूट भी कर लेगा आपके बिहाफ पे। तो डेट इज ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। ठीक है, इसमें एक और आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी लेटर ऑफ रेफरेंस। इसको लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं, क्रेडिट नहीं, वो तो दूसरे में आएगा, इसमें आएगा। लेटर ऑफ रेफरेंस में क्या है बच्चों? जैसे बैंक ना आपके रेफरेंस पे, जैसे मान के चलो एक कंपनी है जो दूसरी मतलब दो कंपनी है आपस में डील करने जा रही है, कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रही है। तो अब मैं कंपनी ए हूं और एक और कंपनी बी है। अब मैं बी कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रही हूँ या कोई डील हमारी फाइनलाइज होने वाली है, तो मुझे कंपनी बी के बारे में जानकारी लेनी है और कंपनी बी का अकाउंट आपके बैंक में है। तो बैंक में जाके मैं कंपनी बी के बारे में सारी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होगी बैंक की, कि टर्नओवर क्या है, ठीक है, प्रॉफिट्स कितना रहता है और इनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा चल रहा है, तो ये सारी रेफरेंस में बैंक से जाके ले सकती हूँ। सिमिलरली बैंक कंपनी बी चाहे तो हमारे बारे में रेफरेंस ले सकती है। तो बैंक जो है ना एक रेफरेंस की तरह काम कर रही है कि वो आपको दूसरी कंपनी के बारे में बता रही है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उस कंपनी का। ठीक है, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए इसके लिए। तो ये एक लेटर ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा, LOR। तो ये एक एजेंसी फंक्शन है, यानी कि हमारे लिए बैंक एक एजेंट की तरह वर्क करता है, राइट। अब एक आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। के जनरल फंक्शन मतलब इनके अलावा बैंक और क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो पहला आएगा लॉकर फैसिलिटी। आपको पता है लॉकर फैसिलिटी में हम हमारे बॉन्ड्स, शेयर्स, थोड़ा बहुत गोल्ड, कैश रख सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सेफ नहीं है घर पे रखना, तो लॉकर फैसिलिटी बैंक इजीली प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मैं कैश लेके नहीं जा सकती, बिकॉज कैश जो है रिस्की होता है। मुझे 1 CR लेके जाना है, तो मैं 1 CR लेके तो ट्रैवल नहीं करूंगी, डेट इज मोर रिस्की, मेरी तो जान पे बनाएगी। किसी को पता चल जाएगा ये 1 CR लेके चल रही है तो कोई मेरे को मार के डालेगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे क्या होता है, एक ट्रैवलर्स चेक इशू किया जाता है, तो वो मैं सिंपल कैरी कर सकती हूँ, उसमें कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्या मतलब लेस रिस्की होता है वो। ठीक है, तो ये ट्रैवलर्स चेक हो गया। देखो अब LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? अब देखो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो कि ये दो, एक बायर है एक सेलर है। ठीक है, अब सेलर ने बायर को माल बेचा। अब को कैसे ट्रस्ट हो
कि भाई ये मुझे पेमेंट करेगा ये नहीं करेगा। ये थोड़ा सा सिमिलर जो है ना वो इससे है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये डिस्काउंटिंग बिल्स, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा था, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है। इसमें बैंक का रहेगा कि अगर मान के चलो बायर ने डिनाई कर दिया कि नहीं मुझ पे कोई पेमेंट वेमेंट नहीं है, तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो होगा, एलओसी जो इश्यू कराएगा, तो वो बैंक में लेके जाएगा। अब बैंक थोड़ी नहीं डिनाई कर देगी पेमेंट करने से, बैंक को तो देना ही है, तो वो बैंक को जाके बोल देगा भाई मेरा ऐसे ऐसे पेमेंट है, आप मुझे ये पेमेंट दीजिए। ठीक है, तुम भाग सकते हो, बैंक थोड़ी नहीं भाग जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एलओसी। तो एलओसी ये बायर और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। इसमें अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज में क्या होता है कि बैंक जो है ना आपके कंपनी के बिहाफ पे आपके शेयर्स और बॉन्ड्स को भी सेल आउट करने का काम करती है। तो ये अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज में आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करती है, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस में ये सारे, और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में ये सारे। ठीक है, तो आई होप प्राइमरी फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए, सेकेंडरी फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब एक टॉपिक और आज मैं कवर करूंगी इस वीडियो के अंदर, फिर हमारा सेंट्रल बैंक रह जाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस भी समझाने वाली हूं मैं, इसलिए मैंने बोला था कॉपी और पेन लेके बैठना। देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बैंक ना बहुत चालाक है, बहुत ही ज्यादा शातिर है। बैंक क्या करती है कि हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट बैंक में, ठीक है, उससे उस पैसे से बैंक जो है बहुत सारा पैसा जनरेट करती है। ठीक है, यानी कि मान के चलो अगर मैंने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक उससे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक कमा लेती है। अब देखो पैसा मेरा और कमा कौन रहा है, बैंक। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैंक बहुत चालाक है। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इसको मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं कि मनी मल्टीप्लायर मतलब कि एक इनिशियल डिपॉजिट से, एक प्राइमरी डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक ने इतना सारा गुना पैसा बना लिया। जैसे 10,000 मैंने डिपॉजिट किए, मान के चलो 50,000, यानी कि 5 गुना पैसा बैंक ने कमा लिया। वो भी पैसा बैंक का था भी नहीं, पैसा तो मेरा था। समझ में आया? तो इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, ये एक प्रोसेस है मनी क्रिएशन की, जिसमें कमर्शियल बैंक क्या करती है, एबल टू क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट को क्रिएट करेगी, विच इज फार एक्सेस ऑफ, यानी कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किससे, आपके प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट से। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर। इसीलिए मैंने बोला कि बैंक बहुत चालाक है, आपके पैसे से ढेर सारा पैसा कमा रही है और हमें पता भी नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपको एक इसका टेबल वाइज समझाती हूँ कि कैसे मनी इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट्स लिख लो, यहाँ पे लोन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो LRR क्या है, एक रिजर्व है। देखो कमर्शियल बैंक को जो होल्ड करता है वो RBI है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए ये समझो कि RBI की गाइडलाइंस है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बैंक क्या कर रही है, जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनसे आगे फर्दर लोन प्रोवाइड करा रही है। बैंक अपनी जेब से तो नहीं दे रही है ना। तो RBI की गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है RBI की, कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंट बचा के आपको लोन बांटना है, यानी कि आपको कुछ परसेंट अपना रिजर्व करके रखना है। जैसे हम लोग सेविंग करते हैं ना, बस काइंड ऑफ यही है। अब बैंक अपना सेविंग कर रही है, यानी कि बैंक अपने पास रिजर्व बना के रख रही है, दैट इज LRR। ये स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस है RBI के थ्रू और कॉमर्शियल बैंक इनको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख का डिपॉजिट आया, तो वो 10 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकती, 8 लाख का लोन देगी, 2 लाख रुपए रिजर्व बना के रखेगी।
ये एक जनरल एग्जांपल है, इसकी एक लिमिट फाइनलाइज की जाती है, वो आरबीआई का काम है। हमें ये समझना है कि हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। दो अजम्पशंस क्या रहेंगी, मैं यहां लिख देती हूँ। सबसे पहली बात कि जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक टू बैंक होगा, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन कैश, कैश का कोई फॉर्म नहीं रहेगा, बैंक टू बैंक होगा, और जितना लोन लिया जाएगा उतना ही विड्रॉ भी किया जाएगा, यानी कि लोन बराबर होगा विड्रॉ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लोन लिया है, अब मैं लोन ले रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग करने के लिए तो नहीं ले रही हूँ, किसी ना किसी को पेमेंट ही करना होगा, तो जितना मैं लोन लूंगी सारा का सारा विड्रॉ कर लूंगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इनिशियल डिपॉजिट से। अब इनिशियल डिपॉजिट मान के चलो 1,000 रुपए का किया है, LRR हो गया 20%, ठीक है, यानी कि बैंक को 20% का रिजर्व बना के चलना है अपने पास। तो अब देखो 1,000 रुपए का डिपॉजिट था जो मैंने किया था, कंपनी को रिजर्व कितना बनाना है 20% का, तो 1000 का 20% कितना होगा 200 रुपीज, तो LRR बैंक बनाएगी 200 का, लोन कितने का बांटेगी, डिफरेंस इसका 800 रुपए का, यानी कि बैंक जो है 800 रुपए का लोन बांटेगी, पूरा 1,000 रुपए नहीं दे सकती, 1,000 रुपए नहीं देगी, 200 रुपए का रिजर्व बनाएगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट यानी कि राउंड 1, क्योंकि एक डिपॉजिट जा चुका है, अब राउंड 1 पे क्या डिपॉजिट जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, जितना लोन है उतना ही विड्रॉ किया जाएगा। अब ये लोन था 800 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिपॉजिट दिया और मुझे 800 रुपए का, मतलब मैंने ये डिपॉजिट दिया और एक मिस्टर एक्स है, वो लोन लेने गए बैंक में और उनको कितने रुपए का लोन दे दिया गया 800 रुपए का, ठीक है। अब उन्होंने पेमेंट करना था, मेरा पेमेंट करना है। अब मेरे पास जो पैसा आया वो किस में आया, बैंक में आया। अब मैं उस पैसे का क्या करूंगी, बैंक में डिपॉजिट करूंगी। तो जो मेरे पास पैसा आया वो वापस से मैंने कहां डिपॉजिट कर दिया, बैंक के अंदर, यानी कि एक साइकिल घूम गई। क्या कि बैंक से डिपॉजिट हो गए, पैसा लोन के तौर पे बैंक दूसरे के पास गया, घूम के वापस वहीं आ गया और सिंपल बैंक में चला गया। अब बैंक वापस क्या करेगी, क्योंकि बैंक के लिए तो ये डिपॉजिट है, बैंक फिर से इसका रिजर्व बनाएगी, ठीक है, 20% इसका रिजर्व बनाएगी बैंक, तो बनेगा 160 रुपए का, 8 2 16, ठीक है, 160 रुपए का इसका रिजर्व बनेगा। अब माइनस करके कितना आएगा ये आपका 640 आएगा, है ना हाँ 640 का लोन जो है बैंक प्रोवाइड कराएगी। अब अगेन दिस राउंड सेकेंड, राउंड नंबर सेकेंड, अब अगेन लोन देगी बैंक, अगेन ये वापस बैंक में जाएगा, अगेन फिर बैंक में जाएगा, तो यानी कि घूम के फिर ये आ गए यहाँ पे 640, ठीक है। अब 640 का फिर से बैंक रिजर्व बनाएगी, बिकॉज बैंक के लिए तो ये डिपॉजिट है, तो 20% 640 का कितना आएगा, निकालो कितना है 640, है ना, 640 का 20% ये आएगा 128, यानी कि 128 रुपए का बैंक रिजर्व बनाएगी और कितना लोन बांटेगी 512 रुपए। फिर से यही राउंड 3, फिर से ये स्टेप फॉलो किया जाएगा, ये यहां आ जाएगा 512 रुपए। अब बैंक फिर से इस पे रिजर्व बनाएगी, क्योंकि बैंक के लिए क्या है, ये डिपॉजिट है, तो 512 का 20% रिजर्व बनाएगी बैंक, तो आएगा 102 रुपए 4 पैसे। अब कितना लोन बांटेगी बैंक, माइनस कर दो, 409 रुपए 6 पैसे। अब फिर से यही चलेगा और ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, यहां भी चलता रहेगा। अब टोटल करेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल कैसे पता चलेगा, आप लोग जब फुर्सत में वीडियो देख लो उसके बाद इसको पूरा निकालना, ठीक है, मैं भी आपको इतना ही समझा रही हूँ। ये ऐसे चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक जो इनिशियल डिपॉजिट था वो रिजर्व के बराबर ना आ जाए, यानी कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट था लास्ट में बैंक ने इतना तो रिजर्व बना लिया अपने पास। अब देखो आप कितनी शातिर है, मैंने आपको बोला था ना, तो
ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, आप सबको ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे, और कब तक आ जाएगा निकल के, जब तक बैंक इनिशियल डिपॉजिट जो भी था व्हाटएवर उतना रिजर्व आ जाना चाहिए। समझ में आया? दैट इज मनी मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे डिपॉजिट कितना आएगा, इसको टोटल करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, जितने भी सारी वैल्यूज आएंगे सबको टोटल कर लो, ये बराबर आएगा 5,000 के। वो मैं बताऊंगी अभी कैसे निकाला मैंने ये 5,000 रुपए। और लोन कितना बांटेगी? 4,000 का, क्योंकि इतना रिजर्व बना लेगी, इतना डिपॉजिट हुआ, और लोन कितना बांटेगी? 4,000 रुपए का। समझ में आ गया? अब देखो मेन पॉइंट ये आता है कि ये आया कैसे निकल के, इसको ध्यान से सुनो। देखो ये आया कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, जिसको बोलते हैं 1/LRR। LRR हमारा क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 1/20%, ठीक है, अब 20% तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, 20/100, देन फिर फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स निकल के आएगा। 5 टाइम्स मतलब जो भी इनिशियल डिपॉजिट था उसका 5 गुना, जो क्या होगा? 5,000 रुपए। समझ में आया? तो डेट इज द डिपॉजिट्स, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, कि एक बैंक ने कैसे मनी को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना सारा गुना, यानी कि जितना डिपॉजिट था उतना तो बैंक ने रिजर्व बना लिया अपने पास। समझ में आया? अब इसमें दो रिलेशन हम पढ़ेंगे, मनी मल्टीप्लायर और LRR में। अब देखो समझो, अगर डिपॉजिट्स या मनी मल्टीप्लायर में समझ लो, मान के चलो कि अगर बैंक मनी मल्टीप्लायर ज्यादा कर रही है, ठीक है, या मनी क्रिएशन समझ लो, एक ही बात है, मनी क्रिएट ज्यादा कर रही है तो LRR कम करेगी, ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर मनी क्रिएशन कम कर रही है तो LRR ज्यादा करेगी। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर आप खर्च ज्यादा कर रहे हो तो सेविंग कम करोगे, तो यही है, आप खर्च ज्यादा कर रहे हो तो आपके सेविंग कम है, यानी कि मनी क्रिएट ज्यादा कर रही है, लोन ज्यादा बांट रही है तो रिजर्व्स कम बनाएगी, और लोन कम बांट रही है यानी कि आप खर्चा कम कर रहे हो तो आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अगर बैंक लोन कम प्रोवाइड करा रही है तो रिजर्व ज्यादा बना रही है। तो ये जो रिलेशन रहता है ये नेगेटिव रिलेशन रहता है। कैसा रहता है? नेगेटिव रिलेशन, कि मनी क्रिएशन में और रिजर्व में रिलेशन कैसा रहता है? नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। आप आराम से वीडियो को देख लो, उसके बाद घर पे आराम से इसको प्रैक्टिस लगाना, बहुत अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को, इसमें हमने फंक्शंस पढ़ लिए, कमर्शियल बैंक पढ़ लिया और मनी क्रिएशन पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा RBI यानी कि सेंट्रल बैंक रहेगा, और हमारा चैप्टर फिनिश। तो इसको अच्छे से अपनी बुक से पढ़ लो, इस टेबल को, इस प्रोसीजर को पूरा अच्छे से समझ लो, नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। देखो आपकी इस छोटी सी एक्टिविटी से, मतलब आपको सिर्फ लाइक ही करनी होती है, ठीक है, एक थंब इंप्रेशन ही तो करना है और सब्सक्राइब को क्लिक करना है, पर मुझे इससे कितना मोटिवेशन हो रहा है ये भी तो आप समझिए। अब आपको पता है, अगर आप देखो, अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लग रही है, तो आप डेफिनेटली उसे सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे, ठीक है। पर क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बोलना, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराइए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।